हाँ, तो ये जो हम लोगों ने लिखा ये है एक्सियल पोजीशन पर एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जनरल फॉर्मूला है उसका, लेकिन इसी को अगर ये कंडीशन लगा देते हैं कि डाइपोल छोटा सा है, एल लेंथ जो है उसकी काफी कम है, तो एल को हम लोग लगभग जीरो मान लेते हैं कि एल टेंडिंग टू जीरो, यहां इसको जीरो रखा, आर टू द पावर 4 हो गया, आर और आर का पावर 4 कैंसिल हो गया, आर क्यूब आ गया। हमसे पूछा गया था हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल डाइपोल वेरी विद डिस्टेंस, तो हम लोग ने देखा यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, वही हमारा फिर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने एक्सियल पोजीशन पढ़ा। एक्सियल पोजीशन का मतलब यह होता है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, उसी को आप एक्सिस मान लेते हैं और उसी एक्सिस को आगे तक आप एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई। अब उसी की तरह आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। ओके, तो एक्सियल पोजीशन जो है हमारी वो ये है, और ये रहा अपना डाइपोल। फिर अगर ये डाइपोल रहा और इसके मिड से इधर आ जाएंगे, इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, है ना, मिड पॉइंट से लेते हुए एक्सिस के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, तो इस पोजीशन को बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इसी का कहीं और आपको नाम मिल सकता है, ये होती है एंड ऑन पोजीशन और ये होती है ब्रॉड ऑन पोजीशन। एंड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन, ऐसा करके भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम लोगों ने ये डेरिवेशन से आता है, क्योंकि जो पहला हम लोग का सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें डेरिवेशन कहीं करना ही नहीं है, तो हम लोग ने सीधे फॉर्मूला लिख लिया। तो पॉइंट P पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, काफी कॉम्प्लेक्स। यहां पे R क्या है, इस मिड पॉइंट से लेके ये पूरी डिस्टेंस, और L क्या है, इस मिड पॉइंट से किसी भी चार्ज की डिस्टेंस। तो यहां पे ये मिड पॉइंट बड़ा क्रूशियल है ना, ये मिड पॉइंट में कोई चार्ज नहीं है, ये एक्सिस में एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल में एक इमेजिनरी पॉइंट है जो मिड पॉइंट है ना। तो ये L मिड पॉइंट से डिस्टेंस नापी गई R, मिड पॉइंट से डिस्टेंस नापी गया L, मिड पॉइंट से डिस्टेंस मेजर किया गया L। इस मिड पॉइंट से हम लोगों ने डिस्टेंस ली और ये हो जाएगा R। अब इधर हम लोग ने क्या किया कि L स्क्वायर जो है उस टर्म को जीरो रख दिया, L टेंडिंग टू जीरो रख दिया, क्योंकि डाइपोल हम बोल रहे हैं कि बहुत छोटा है और R डिस्टेंस बहुत बड़ी है, यानी कि ये R डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लेकिन डाइपोल हमारा छोटा सा ही है। तो R के स्क्वायर के सामने L के स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो L स्क्वायर को हमने जीरो रख दिया, ऊपर R का R बना रहा, नीचे R स्क्वायर का स्क्वायर किया तो R टू द पावर 4 आया, R और R टू द पावर 4 एक दूसरे से थोड़ा सा कैंसिल हो गए, ऊपर का गायब, नीचे R क्यूब हो गया। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट पॉइंट P is directly proportional to 1 by R cube, where R is the distance of point P from the dipole। तो ब्रॉड साइड ऑन में अगर हम लोग आ गए, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में आ गए, तो फिर से जैसे इस तरह एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म था या एक्सप्रेशन था, वैसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग है। ये मतलब पावर 3/2 ये सब पाइथागोरस वगैरह की वजह से आता है। क्यों आता है तो उसके लिए आपको डेरिवेशन में जाना पड़ेगा, डेरिवेशन आना नहीं है तो अगर आप फिर भी डेरिवेशन में इंटरेस्टेड है तो मैंने इस सब पे वीडियो बना रखे हैं, वहां जाकर देखिए, मैं नीचे लिंक दे दूंगा।
और 2QL जो है यहाँ पर 2QL की जगह यहाँ पे हम लोगों ने P लिखा था, यहाँ पे भी P आ जाएगा। फिर से वही काम हम लोग करेंगे, क्या कहेंगे कि L टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। L टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब R² की पावर स्टार्टिंग से बता दो ये। हाँ ओके, बिल्कुल बताते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या हो रहा है, जो एक्सियल पोजीशन का एक्सप्रेशन है बिल्कुल उससे मिलता जुलता इक्वेटोरियल पोजीशन का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। P इज इक्वल टू 2QL होता है, ये बात हम लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि P क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो 2QL जैसे ही हमें ऊपर दिखाई दे गया तो 2QL को हमने P लिख दिया। किसी भी डाइपोल की डाइपोल मोमेंट फिक्स्ड होती है। क्यों फिक्स्ड होगी, क्योंकि उस डाइपोल में कितना चार्ज है हर एक पार्टिकल में, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, वो फिक्स्ड होगा। फिर उन दोनों डाइपोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो भी फिक्स्ड होगी। तो इसलिए Q कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, तो P भी कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑलवेज, तो हम लोग आप बोलेंगे कांस्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते कि डाइपोल मोमेंट लेंथ पे डिपेंड करता है ये, क्योंकि अगर लेंथ आप बार बार चेंज करते जाएंगे तो आपका डाइपोल ही चेंज होता रहेगा, है ना। वैसे तो आप बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, लेकिन गिवन डाइपोल जब बोल रहे हैं तो यानी कि अब Q और L सब उसका फिक्स हो चुका है। अच्छा, तो 2QL की जगह हमने P कर दिया, L की जगह हमने 0 डाल दिया। लिया क्यों सर वहां पे 2QL अपॉन R² प्लस L² T/2 से? मैं बोल तो रहा हूं कि ये डेरिवेशन से आता है, आपको वो याद करने की भी जरूरत नहीं है, डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये बस समझना है कि इस एक्सप्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ कैसे आ गया, क्योंकि आपके सवाल इस पे ही बनकर आएंगे, है ना। ये जो है ये इससे आता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से यहां पे निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से यहां पे निकालते हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ देते हैं। कल हम लोग ने किया था E1 माइनस E2 जैसे 2 पॉइंट्स का करके किया था, फिर कॉस थीटा साइन थीटा भी किया था, याद आ रहा है? यस सर। हाँ, तो वही टेक्निक लगा के यहाँ पे करना होता है। मैं लेकिन बोल रहा हूं क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठने वाले तो ये भी आपको नहीं करना, है ना। चलिए, तो अब ये जो आप ये मान के चलिए कि ये एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब ये ज्यादातर अब हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन में भी ये दे दिया जाए, नो वरीज अबाउट इट, है ना। और अगर नहीं दिया जाए तो आप थोड़ा याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिराइव करना हमें भूल जाना है फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन भैया अगले सेमेस्टर में हम लोग को सब कुछ डेरिवेशन वगैरह करना होगा और सारी चीजें जो होंगी वैसे ही होंगी जैसे पहले बोर्ड एग्जाम्स में होती थी। ओके, तो अब यहां पे आपने क्या किया, L की जगह 0 रख दिया। L की जगह 0 रख दिया तो इसकी वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, R² बचेगा। R² यहां रहा, पावर 3/2 है, तो 2 और 2 कट गया, तो क्या हो जाएगा ये KP डिवाइडेड बाई R³। ठीक है भाई, 2 इंटू 3/2 किया तो क्या हुआ यार, 2 कट गए, तो पावर आपके नीचे R³ आ गई। अब आप देखिए ये भी और ये भी काफी सिमिलर है, यहां पे भी हम लोग बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R³। एक और बात बोल सकते हैं आप, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी एक्सियल पोजीशन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशन के 2 गुना होती है। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा था वो ये थी कि एक्सियल पोजीशन में देखिए यहां पे 2 है, एक्सियल पोजीशन में 2 है और इक्वेटोरियल पोजीशन में 2 नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हम लोग कर सकते हैं कि जो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो इक्वेटोरियल पोजीशन की इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 टाइम्स होगी अगर आर सेम है तो। मतलब कि अगर अगर हम लोग ऐसा बना दें, एक माइनस और एक प्लस, इससे हम लोगों ने 10 मीटर डिस्टेंस में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई मान लीजिए 20 न्यूटन पर कूलॉम। तो फिर इधर से 10 मीटर नीचे गए, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी गई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 10 न्यूटन पर कूलॉम। बात खत्म। मतलब कि ये वाली इससे डबल होनी चाहिए। ये चीज हम लोग सीख लिए यहां पर। तो ये एक्सप्रेशन यही बता रहा है। अब क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन हम लोग हमेशा बनाते हैं, है ना? कैसे बनाते हैं? ऐसे। दिस रेड एरो इज टेलिंग अस द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसीलिए कन्वेंशनली इसीलिए लोग नेगेटिव पहले बनाते हैं, पॉजिटिव बाद में बनाते हैं, ताकि ये एरो इस तरफ आए। अगर हम लोग प्लस पहले बना देते हैं और माइनस इधर बना देते हैं, तब भी कोई गलती नहीं होगी। तब हमें एरो कैसा बनाना पड़ेगा? इस तरफ बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बोलेंगे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। कोई पूछे डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, तो हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए यार। Q की यूनिट कूलॉम होती है, L की यूनिट मीटर होती है, तो कूलॉम मीटर। कोई पूछे डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? A T और M क्या है? M होता है मीटर, तो लेंथ, है ना? तो MLT टाइप की होती है, तो L पहले लिखिए, T बाद में लिखिए और A लास्ट में लिखिए। ठीक है? ATL भी लिख सकते हैं, लेकिन यार वो थोड़ा सही नहीं होता है। आप डायमेंशन लिखिए LTA। ठीक है? लता। ओके, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग डायरेक्शन कंपैरिजन कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में। डायरेक्शन किसका? ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके हिसाब से क्या है, यानी कि डाइपोल मोमेंट के हिसाब से क्या। पहले तो हमने डाइपोल मोमेंट की खुद की डायरेक्शन समझी, वो ऐसी रेड वाला एरो जो है वो हम लोग ने बना दिया यहां पर। अब देखिए, ये जो पॉइंट है, प्लस वाला चार्ज है, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्शन के हिसाब से देगा। अगर आपको रिपल्शन अट्रैक्शन नहीं समझ में आता है, तो अपने मन में एक यूनिट चार्ज ले लीजिए, छोटा सा चार्ज ले लीजिए, वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज आपने यहां रखा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज, और हमेशा टेस्ट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां रखा, तो ये क्या करेगा? इसको धक्का देगा कि अरे भाई तुम दूर जाओ। प्लस वाला इसको रिपल्शन देगा। रिपल्शन की वजह से ये आ गई E1। E1 किसकी वजह से आ गई? प्लस की वजह से आ गई। 1 इसको बोल देता हूं, 2 इसको बोल देता हूं। फिर ये वाला क्या करेगा? ये कहेगा कि नहीं नहीं यार, ये पॉजिटिव चार्ज है, हम तो नेगेटिव हैं, हम इसको अपनी तरफ बुलाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये वाला क्या करेगा? इसको अपनी तरफ बुलाएगा। लेकिन क्योंकि ये डिस्टेंस छोटी है और ये डिस्टेंस बड़ी है, इसलिए इसका रिपल्शन ज्यादा होगा और इसका अट्रैक्शन कम होगा। ये बात समझ गए? बोलिए। चलिए एक बार फिर से बताता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज, भाई हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K टाइम्स Q बाई R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर।
यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ये डिस्टेंस कम है, तो इस डिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये है, वो ज्यादा है। और ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इस डिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है। वो कम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां बना ली, इसीलिए मैंने ये वाला वेक्टर लंबा बनाया है और ये वाला वेक्टर छोटा बनाया है। तो बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर माइनस कर दिया जाए तो एक्सियल पोजीशन में नेट में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ऐसी आती है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में आती है। सो दिस इज द नेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें बस ये याद रखना है कि एक्सियल के केस में, इन द केस ऑफ एक्सियल, electric field is parallel to the direction of dipole moment। एक्सियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपस में पैरेलल होती हैं, ये याद रखने की बात है। फिर उसी तरह यहां पे आ जाते हैं। यहां पे आप टेस्ट चार्ज रखिए, ये जो पॉजिटिव वाला है टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा इधर की तरफ। ये ऐसा है तो कुछ इस तरफ धक्का देगा और ये वाला ये अपनी तरफ बुलाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा, जो नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दो वेक्टर्स का, भाई ये रिपल्शन दे रहा है, ये इसको रिपल्शन दे रहा है तो ये इधर जाना चाहता है, ये इसको अट्रैक्शन दे रहा है तो ये इधर जाना चाहता है। तो कोई इस तरफ बुला रहा है, कोई इस तरफ धक्का दे रहा है, तो नेट में इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग यहां पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट P इन द केस इक्वेटोरियल। अब एंटी पैरेलल कैसे है, काफी बच्चों को दिख गया होगा। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी उल्टी है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। यहां पे क्या है कि ये भी ऐसे ही जा रहा है और नेट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, पैरेलल। तो हमें बस क्या याद रखना होगा, एक्सियल में पैरेलल और इक्वेटोरियल में एंटी पैरेलल, बात खत्म। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ऐसा करने में हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसा मैंने बना दिया, उसका क्या मतलब है। जैसे हम लोग हमेशा एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड में है, भाई ग्रेविटी आसपास हर जगह है ना, इसको लिया यहां गिरा दिया। तो अगर मैं अपने आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड का डायग्राम बनाना चाहूं तो पहले मेरी शक्ल बनाई जाएगी। मैं जमीन पे ऐसे खड़ा हूं और ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे, मेरी पूरी बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। इसका मतलब क्या है कि हर चीज वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरना चाहती है। कोई भी पार्टिकल यहां होगा तो वो इस रास्ते नीचे आता जाएगा। अब अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोग ले लेंगे, एनी पॉजिटिव चार्ज, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ये होता है इसका मतलब। और अगर इसमें कोई नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी। तो याद रखिएगा फिर से कि कभी भी डायरेक्शन हम लोग कैसे जज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डायरेक्शन जजमेंट किया जाता है। तो अपनी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है। हाँ बोलिए बेटा। तो किस वे में वो जज किया जाता है सर? कभी भी डायरेक्शन अगर हमें जज करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो पॉजिटिव चार्ज से पता चलती है। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बना दी सब जगह, तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर इधर होगा तो ये वाला रास्ता लेगा, अगर इधर होगा तो ये वाला रास्ता लेगा, अगर ये इधर होगा तो ये वाला रास्ता लेगा। पैरेलल में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखा होगा या ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस यहां पे रखे होंगे
जो हर छोटे पॉजिटिव चार्जेस को इधर धक्का दे रहे हैं। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब। आगे आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी यही होगा कि हम लोग मैग्नेटिक पोल की डायरेक्शन देखेंगे कि वो इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन तो यार हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही होती है, हम लोग का जो कॉमन एक्सपीरियंस है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन ये बताए, जब एक बार आपने डायरेक्शन बना ली तो फिर सारी कैलकुलेशन या सारे जो डेरिवेशन होंगे वो उस अज्यूम्ड डायरेक्शन के हिसाब से होंगे। तो यहां पे हम लोगों ने राइट साइड में मान लिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मान लिया है, ईस्ट डायरेक्शन में मान लिया है, जो भी आप बोलना चाहें वो सारी बातें सही है। अब इस तरह के माहौल में, इसको माहौल बोला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक माहौल है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो भाई धक्का पा रहा है इस तरफ। अब पॉजिटिव चार्ज धक्का पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें करना क्या है, डाइपोल लाना है ना यहाँ पे। तो एक माइनस वाले को भी यहां रख लिया, ठीक है, माइनस साइन वाला भी आ गया और प्लस साइन वाला भी आ गया। तो पॉजिटिव वाला कह रहा है भाई हमें तो इधर जाना है और नेगेटिव वाला कह रहा है भाई हमें तो इधर जाना है। तो एक तरीके से इसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हुआ जा रहा है, रोटेशन हुआ जा रहा है और ये एंगल थीटा है, किसी भी थीटा पोजीशन पे हम लोग देख रहे हैं। तो रोटेशन होने को ही कपल कहते हैं, इसीलिए इसे टॉर्क भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं। कपल वही चीज है जैसे आप घर में टोटी जो होती है नल वाली, है ना, नल वाली टोटी होती है, ऐसे पानी गिर रहा है भाई इससे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, चाहे इधर घुमाएं चाहे उधर घुमाएं, या तो बंद करते हैं या खोलते हैं। तो दोनों उंगलियों से देखो ऐसे करते हैं, इस वाले को इधर ले जाते हैं, इस वाले को इधर ले जाते हैं, इसी चीज को कपल कहते हैं। यहां पे भी तो यही कर रहे हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं, तो ये हो गया कपल। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला आ जाता है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब आप बोलोगे पी क्या है, पी है आपका डाइपोल मोमेंट, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा लगा हुआ है। तो समझ लीजिए कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट वाली बातें हो रही हैं। तो P क्रॉस E आप जानते ही हैं, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तब साइन थीटा आता है। तो यानी कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हमको क्या देता है, टॉर्क देता है। अब बहुत आसान होगा आपके लिए कि टॉर्क की या मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट आप जाने हैं। देखिए P की यूनिट क्या थी, कूलॉम्ब मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलॉम्ब। तो मजेदार बात क्या होगी, ये दोनों कट जाएंगे तो कूलॉम्ब कूलॉम्ब कट जाएगा, तो ये फिर से आ जाएगी न्यूटन मीटर। और ये तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कपल की या मोमेंट ऑफ फोर्स की या टॉर्क की यूनिट मैकेनिक्स में भी न्यूटन मीटर ही होती थी। अब आप आराम से इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं यार, मतलब इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहते हैं, यूनिट तो आ गई न्यूटन मीटर, टॉर्क की डायमेंशन अगर लिखेंगे तो MLT-2 न्यूटन की वजह से, और मीटर और आ गया तो ML²T-2। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा टॉर्क के बारे में जानकारी हासिल कर ली, है ना। हम लोग ने क्या किया कि जो अपना डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन बना ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की सबकी डायरेक्शन ये है, इसको रखा हमने यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रखा हम लोग ने यहाँ पे। तो एक तरीके से यार इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन को एक फ्रेम में ले आए, ये थीटा हो गया, है ना। तो अब टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, टॉर्क की डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी, इसीलिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P क्रॉस E। बल्कि P से शुरू करेंगे तो हम लोग राइट हैंड स्क्रू रूल लेंगे या राइट हैंड थंब रूल लेंगे। तो P क्रॉस E जब होगी तो टॉर्क की डायरेक्शन अगर कोई पूछे यहाँ पे
तो वो हो जाएगी वर्टिकली इनवर्ड्स। कभी भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी वेक्टर आता है। अब जो रिजल्ट आया वो वेक्टर आया, तो वेक्टर की डायरेक्शन में भी हम लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। तो उसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं, जैसे ये वाला वेक्टर है P, जो वेक्टर पहले लेते हैं वहां से स्टार्टिंग करते हैं। मतलब आपने जैसे मान लीजिए कि P वेक्टर ये है ना, तो इससे स्टार्टिंग किया और यहां तक पहुंचे, मतलब सर्कुलर में घूम रहे हैं, है ना। ये है P वेक्टर की का एंड पॉइंट एरो हेड, और ये है E वेक्टर का एरो हेड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। अब जब हमारा हाथ ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा कहां पे डायरेक्ट कर रहा है, अंदर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। इसलिए जो हमारा टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली इनवर्ड्स होगा। तो हम लोग कई बार आपको ऐसा लिखा मिलेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड्स। अब पेपर बोलो, स्क्रीन बोलो, व्हाइट बोर्ड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा बोलना अच्छा लगता है, वर्टिकली इनवर्ड्स। और उसको बनाते कैसे, वर्टिकली इनवर्ड्स को ऐसे बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में। और ये जैसे हम लोग जानते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ टाइप की, है ना। अब इसमें हम लोग करेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस r है, उनका चार्ज Q1 और Q2 है, तो हम लोग समझते थे कि हाँ भाई यार फोर्स इनकी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और बोल देते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलॉम स्क्वायर। लेकिन तब हम लोग ये मानते थे कि ये पूरा जो माहौल है वो वैक्यूम है या फिर एयर है, तो इसलिए हम लोग इसको वही वैल्यू रखते थे जो इसकी वैक्यूम में वैल्यू है। लेकिन अगर मान लीजिए यही पूरा एक्सपेरिमेंट किसी और मीडियम में रखा जाए, जैसे मान लीजिए वाटर में ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो मैं जरा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर गूगल सर्च कर लेता हूं, अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। 80.4 दिया हुआ है, कभी कभी 80 भी कैलकुलेशंस में दिया रहता है, कभी 81 दिया रहता है, तो मैं 80 लिए ले रहा हूं, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो वाटर के लिए होता है वो 80 होता है, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम के लिए जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो अब यहां पे नई जो फोर्स होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के करके आएगी, और ये Q1 Q2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। इस जगह ये k क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो k फॉर एयर या फिर वैक्यूम मैंने 1 बोल दिया, k फॉर वाटर मैंने क्या बोल दिया, 80 बोल दिया। अब आ रही है बात समझ में आपको कि यहां पर मीडियम का करेक्शन, जैसे उसमें करते थे हम लोग लाइट में कि अपने अपने मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था, ऐसे ही यहां पे अपने अपने मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसमें आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा। तो इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 80 हो सकता है, 100 हो सकता है। इस तरह से इंसुलेटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा। इंसुलेटर का मतलब जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दे। अब अगला सवाल आता है कि भाई
फिर कंडक्टर का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा कि कंडक्टर कैसा है, यानी मेटल सबसे अच्छा एग्जांपल है, मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो मेटल्स का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप आराम से बोल सकते हैं कि मेटल का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। हम लोग ने देखा मिली कूलॉम, माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम और पिको कूलॉम, उन सब के सिंबल ऐसे होते हैं और वैल्यूज कैसे चेंज होती है वो मैंने यहां पे लिखी। तो मिली अगर लगा हुआ है तो 10 टू द पावर -3 आ गया, माइक्रो लगा है तो 10 टू द पावर -6 आ गया, नैनो लगा है तो 10 टू द पावर -9 आ गया, और पिको लगा है तो 10 टू द पावर -12 आ गया। ये हमेशा ट्रू होगा, सिर्फ कूलॉम में ही नहीं ट्रू होगा, ये मीटर में भी ट्रू होगा, ये ग्राम में भी ट्रू होगा, किलोग्राम में भी ट्रू होगा, सेकंड में भी ट्रू होगा। आपको कल को 1 माइक्रो सेकंड टाइम भी लिखा आ सकता है। तो 1 माइक्रो सेकंड टाइम का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 सेकंड। कोई कह रहा है 1 नैनोमीटर, वेवलेंथ वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे तो नैनोमीटर बहुत काम आएगा, तो 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया ये। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आपने पूछी थी तो मैंने यहां पे बता दी कि माइक्रो, नैनो, पिको और मिली क्या होते हैं। W इज इक्वल टू QV जब ट्रू है तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती। देखिए 1 EV अगर आपसे पूछा जाए किसकी यूनिट है तो आप बोल सकते हैं एनर्जी की यूनिट है। 1 EV किसकी यूनिट है? वर्क डन की भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर वर्क और एनर्जी दोनों में चॉइस हो तो आप एनर्जी वाला करके आइएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, इसको पढ़ते कैसे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की यूनिट है तो यार उसे जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो चलो करते हैं जूल में कन्वर्ट। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्ब, और इसका मल्टीप्लाई किया गया किससे? 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम्ब वोल्ट, और कूलॉम्ब वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये एक याद करने वाला स्टैंडर्ड है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल अगर है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्वल होगा। ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं। दिस इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन kept at potential difference 1 volt।